भाभी, आप रसोई से बाहर नहीं आएंगी जब तक बारात वापस नहीं लौट आती। मेरी ननद पायल ने बाहर से कुंडी लगाते हुए कहा, और अगले ही पल दरवाजा बंद होने की तेज आवाज पूरे छोटे से स्टोरनुमा कमरे में गूंज उठी। कुछ सेकंड तक मुझे समझ ही नहीं आया कि अभी हुआ क्या है। मैं दरवाजे तक भागी और जोर से धक्का दिया, लेकिन कुंडी बाहर से लगी थी। पायल, ये मजाक मत करो, दरवाजा खोलो। मैंने आवाज लगाई, लेकिन बाहर से सिर्फ हंसी सुनाई दी। आज देवर की शादी है भाभी, कहीं आप फिर से सबका ध्यान अपनी तरफ ना खींच लो, इसलिए यहीं रहिए। और उसके बाद उनके कदमों की आवाज दूर चली गई। मैं वहीं खड़ी रह गई। आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। आज मेरे देवर अंशुल की शादी थी। पिछले 1.5 महीने से मैं इस शादी की तैयारी में दिन रात लगी हुई थी। कार्ड छपवाने से लेकर गेस्ट लिस्ट बनाने तक, हलवाई तय करने से लेकर होटल बुक कराने तक, हर काम मैंने किया था। क्योंकि इस घर में जब भी कोई बड़ी जिम्मेदारी आती थी, सबकी नजरें मेरी तरफ उठ जाती थी। मैं नेहा, इस घर की बड़ी बहू थी। शादी को 8 साल हो चुके थे। मेरे पति अमित एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे और अक्सर बाहर रहते थे। इस बीच घर की लगभग सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई थी। लेकिन जिम्मेदारी मिलने और सम्मान मिलने में बहुत फर्क होता है। जिम्मेदारी मुझे हमेशा मिली, सम्मान कभी नहीं। खासकर मेरी सास शारदा देवी और ननद पायल से। उन्हें हमेशा लगता था कि मैं जितना भी कर लूं कम ही है। पिछले कुछ सालों में मैंने उनकी हर बात मानी। अपने गहने तक गिरवी रखकर अंशुल की पढ़ाई का खर्च उठाया। अपनी बचत से घर की मरम्मत करवाई। जब ससुर जी बीमार पड़े तो रात रात भर अस्पताल में बैठी रही। लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? ताने, अपमान, और आज यह बंद कमरा। दरअसल पिछले कुछ दिनों से मुझे महसूस हो रहा था कि घर में कुछ अजीब चल रहा है। शादी की तैयारियों के दौरान जब भी कोई मेहमान मेरी तारीफ करता, पायल का चेहरा उतर जाता। भाभी ने तो पूरा घर संभाल रखा है। कोई कह देता तो वह तुरंत बोल पड़ती, अरे, इसमें कौन सा बड़ा काम है। जब हलवाई ने कहा कि शादी का आधा इंतजाम तो नेहा भाभी ने अकेले संभाल लिया, तब भी उसके चेहरे पर जलन साफ दिख रही थी। लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा शादी का तनाव होगा। आज सुबह भी मैं सबसे पहले उठी थी। 4 बजे से रसोई में थी। 200 मेहमानों के नाश्ते की व्यवस्था देखी, दुल्हन वालों के स्वागत की तैयारी की, यहाँ तक कि पायल का महंगा लहंगा प्रेस करवाने भी खुद गई। लेकिन दोपहर में अचानक पायल मेरे पास आई और बोली, भाभी, स्टोर रूम में रखा मिठाई का डिब्बा ले आइए। जैसे ही मैं अंदर गई, उसने दरवाजा बंद कर दिया। पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई इतना नीचे गिर सकता है। मैं लगातार दरवाजा पीटती रही। लगभग आधे घंटे बाद मेरी आवाज बैठने लगी। तभी मुझे बाहर से कुछ लोगों की बातें सुनाई दी। अरे, बड़ी बहू कहाँ है? किसी रिश्तेदार ने पूछा। जवाब में मेरी सास की आवाज आई, उसकी तबीयत खराब हो गई है, कमरे में आराम कर रही है। मैं सन रह गई। मतलब यह सब पहले से तय था। तभी मुझे एक और बात याद आई। पिछले हफ्ते मैंने गलती से पायल और शारदा देवी की बातचीत सुन ली थी। पायल कह रही थी, हर जगह नेहा भाभी की तारीफ होती है, शादी में भी सब उन्हीं को पूछेंगी, लोग समझेंगे कि मैं इस घर की बेटी नहीं हूँ। तब शारदा देवी ने उसे समझाया था। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि समझाने का नाटक किया गया था। दरअसल वे दोनों चाहती थी कि शादी के दिन मैं सबसे दूर रहूं, ताकि सारा ध्यान पायल पर रहे। शाम होने लगी। बाहर बैंड बाजे की आवाज आने लगी। बारात निकलने वाली थी और मैं उस कमरे में बंद थी, जिसे शायद महीनों से साफ भी नहीं किया गया था। वहां एक छोटी सी खिड़की थी, जिससे सिर्फ आकाश का एक कोना दिखाई देता था। मैंने अपना फोन निकालना चाहा, लेकिन तभी याद आया कि सुबह जल्दी जल्दी में वह रसोई के काउंटर पर ही रह गया था। पहली बार मुझे डर लगा, लेकिन अगले ही पल मेरे भीतर कुछ बदल गया। मैंने खुद से कहा, नेहा, तू वही औरत है जिसने इस घर को सालों तक संभाला है। तू रोएगी नहीं। मैं चुपचाप एक पुराने ट्रंक पर बैठ गई। बाहर से शहनाई की आवाज आ रही थी। अचानक लगभग 1 घंटे बाद मुझे खिड़की के पास किसी की आवाज सुनाई दी, भाभी। मैं चौंक गई। यह अंशुल की आवाज थी। मैं खिड़की के पास भागी।
नीचे आंगन के पिछले हिस्से में वह खड़ा था। भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसने हैरानी से पूछा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सारी बात बता दी। आंसुल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या? मम्मी और पायल ने आपको बंद कर दिया? मैंने सिर हिला दिया। कुछ सेकंड तक वह चुप रहा, फिर बोला, भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी दरवाजा खुलवाता हूँ। लेकिन मैंने उसे रोक दिया। नहीं अंशुल, अभी बारात निकलने वाली है, तमाशा मत होने देना। वह कुछ सोचने लगा, फिर उसने धीरे से कहा, भाभी, शायद अब तमाशा रोकना मेरे हाथ में नहीं है। उसके शब्द सुनकर मैं हैरान रह गई। क्या मतलब? अंशुल ने चारों तरफ देखा, फिर धीमी आवाज में कहा, आज सुबह मुझे एक ऐसी बात पता चली है जिसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। और उस बात का संबंध सीधे आपसे है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन सी बात? मैंने पूछा। अंशुल ने जवाब दिया, जिस लड़की से मेरी शादी होने जा रही है, उसने एक शर्त रखी है जिसे सुनकर मम्मी और पायल के होश उड़ जाएंगे। मैं कुछ समझ नहीं पाई। तभी बाहर से किसी ने अंशुल को आवाज दी, दूल्हे राजा, बारात निकलने वाली है। अंशुल ने जाते जाते मेरी तरफ देखा और कहा, भाभी, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। आज रात इस घर में जो होने वाला है, उसके बाद कोई भी पहले जैसा नहीं रहेगा। और वह वहां से चला गया। मैं खिड़की के पास खड़ी रह गई। बाहर शहनाइयां बज रही थी, बारात निकल रही थी, पूरा घर जश्न में डूबा था। लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि इस शादी में कोई ऐसा तूफान आने वाला है जो सालों से छिपे हुए सच को सबके सामने ला देगा। मैं उस छोटे से कमरे में बंद थी और बाहर मेरे देवर अंशुल की बारात निकल चुकी थी। लेकिन मेरे मन में बार बार एक ही सवाल घूम रहा था, अमित कहाँ है? क्या उसे पता भी है कि उसकी पत्नी को उसकी ही माँ और बहन ने शादी वाले दिन कमरे में बंद कर रखा है? तभी मुझे याद आया कि अमित सुबह से ही शादी की कुछ जरूरी व्यवस्था के लिए दूसरे शहर गया हुआ था। एक रिश्तेदार की अचानक तबीयत खराब होने के कारण उसे अस्पताल और बैंक के कुछ काम निपटाने पड़े थे। उसने सुबह मुझसे फोन पर बात की थी और कहा था, नेहा, शाम तक पहुंच जाऊंगा, तुम चिंता मत करना। लेकिन उसके बाद मेरा फोन रसोई में छूट गया और मैं यहाँ कैद हो गई। उधर शादी का मंडप सज चुका था, बारात दुल्हन के घर पहुंच गई थी। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंशुल के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। जयमाला से पहले दुल्हन रिया ने अचानक कहा कि उसे अंशुल और उसके परिवार से एक जरूरी बात करनी है। सब लोग हैरान रह गए। रिया ने माइक हाथ में लिया और बोली, फेरे लेने से पहले मेरी एक शर्त है। पूरा मंडप शांत हो गया। शारदा देवी और पायल मुस्कुराने लगी। उन्हें लगा शायद कोई छोटी मोटी रस्म होगी। लेकिन अगले ही पल रिया ने कहा, मैं उस घर में तभी बहू बनकर जाऊंगी जब उस घर की बड़ी बहू को उसका सम्मान मिलेगा। यह सुनते ही शारदा देवी का चेहरा उतर गया। पायल घबरा गई। अंशुल चुपचाप खड़ा था। रिया ने आगे कहा, आज सुबह मैंने अपनी आंखों से देखा कि नेहा भाभी को किस तरह नजरअंदाज किया गया। पिछले कई महीनों से अंशुल मुझे उनके बारे में बताता रहा है। उसने बताया है कि कैसे उन्होंने इस घर के लिए अपना सब कुछ दिया, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ अपमान मिला। और आज तो हद हो गई, उन्हें शादी से दूर रखने के लिए कमरे में बंद कर दिया गया। यह सुनते ही पूरे मंडप में खुसर पुसर शुरू हो गई। रिश्तेदार एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। शारदा देवी हड़बड़ा गई। यह झूठ है, उन्होंने चिल्लाकर कहा। लेकिन तभी अंशुल आगे बढ़ा और बोला, नहीं माँ, यह सच है। मैंने अपनी आंखों से भाभी को कमरे में बंद देखा है। यह सुनकर सब लोग स्तब्ध रह गए। पहली बार अंशुल अपनी माँ के खिलाफ खड़ा हुआ था। तभी मंडप के पीछे से एक और आवाज आई, और मैं भी यह सच जानना चाहता हूँ। सबने पीछे मुड़कर देखा। वहां अमित खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वह कुछ देर पहले ही वापस लौटा था। घर पहुंचते ही उसे पता चला कि नेहा कहीं दिखाई नहीं दे रही। पहले तो सबने कहा कि वह आराम कर रही है, लेकिन फिर एक नौकरानी से सच्चाई बता दी। अमित ने खुद जाकर कमरे की कुंडी खोली और मुझे बाहर निकाला। मैं रो नहीं रही थी, लेकिन मेरी आंखों में सालों का दर्द था। अमित मुझे अपने साथ लेकर सीधे शादी के मंडप में पहुंच गया था। पूरे परिवार के सामने उसने अपनी माँ से पूछा, क्या यह सच है? शारदा देवी चुप रही। पायल की नजरें झुक गई। वही चुप्पी अब सब कुछ बता रही थी। अमित का चेहरा लाल हो गया। 8 साल तक नेहा ने इस घर के लिए क्या नहीं किया। जब पापा अस्पताल में थे, तब कौन रात रात भर जागा।
जब अंशुल की फीस भरने के पैसे नहीं थे, तब किसने अपनी बचत दी। जब घर टूट रहा था, तब किसने अपने गहने बेचकर मरम्मत करवाई। और आज उसी को कमरे में बंद कर दिया गया। पूरे मंडप में सन्नाटा छा गया। रिश्तेदार, जो हमेशा शारदा देवी की हाँ में हाँ मिलाते थे, आप कुछ नहीं बोल पा रहे थे। तभी रिया ने कहा, अगर नेहा भाभी का सम्मान नहीं होगा, तो मैं यह शादी नहीं करूंगी। यह सुनते ही सबके होश उड़ गए। शारदा देवी को पहली बार एहसास हुआ कि उनकी एक गलती पूरे परिवार की इज्जत पर भारी पड़ सकती है। वह धीरे धीरे मेरे पास आई। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने सबके सामने कहा, नेहा, मैंने तुझे हमेशा परखा, लेकिन कभी समझा नहीं। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। यह पहली बार था जब उन्होंने इतने लोगों के सामने अपनी गलती स्वीकार की। पायल भी रोते हुए मेरे पैरों के पास बैठ गई। भाभी, मुझे माफ कर दो। मैं आपकी तारीफ से जलती थी। मुझे लगता था कि घर में सब आपको ज्यादा महत्व देते हैं। उसकी बात सुनकर मुझे पहली बार समझ आया कि उसकी नफरत की जड़ क्या थी। वह ईर्ष्या थी, कोई और वजह नहीं। मैं कुछ पल तक सबको देखती रही। 8 साल का दर्द एक पल में खत्म नहीं हो सकता था। लेकिन उस दिन पहली बार मुझे लगा कि सच सामने आ चुका है। मैंने रिया की तरफ देखा। उसने मुस्कुराकर मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, भाभी, जिस घर में मैं बहू बनकर जा रही हूँ, वहां सबसे पहले आपका सम्मान होना चाहिए। उसकी बात सुनकर पूरा मंडप तालियों से गूंज उठा। उसी रात शादी पूरी हुई, लेकिन चर्चा दूल्हा दुल्हन से ज्यादा उस बड़ी बहू की थी, जिसे वर्षों तक दबाया गया और जिसने फिर भी परिवार का साथ नहीं छोड़ा। कुछ महीनों बाद जब भी घर में कोई मेहमान आता, शारदा देवी गर्व से कहती, यह मेरी बड़ी बहू नहीं, इस घर की नींव है। और हर बार मेरी नजर अमित पर चली जाती, जिसने देर से सही, लेकिन सही समय पर मेरा साथ दिया। उस दिन मुझे समझ आया कि कभी कभी सबसे बड़ी जीत बदला लेने में नहीं, बल्कि सच के सामने आने में होती है। और जिस शादी में मुझे कमरे में बंद करके भुला देने की कोशिश की गई थी, उसी शादी ने पूरे परिवार को यह सिखा दिया कि जिस इंसान ने घर को संभाला हो, उसका सम्मान छीनकर कोई भी रिश्ता खुश नहीं रह सकता। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।